वो साहब ने जब बसपा बनाई, वास्तव में जब आरपीआई के नेताओं से साहब परेशान हो गए, साहब ने ये कहा भी आरपीआई के दैट टाइम के जो लीडरान थे, चाहे मौर्य जी हों चाहे और हों, कि भाई मैं आपको समाज से पैसा लाऊंगा, आप इस पार्टी को चलाओ, बाबा साहेब की सोच की पार्टी है ये आरपीआई। लेकिन साहब के सामने ही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया लिखने में जितने अक्षर इस्तेमाल होते हैं उतने ग्रुप में वो पार्टी बंट गई। तो साहब का भी मन दुखी रहा और फिर उन्होंने ये फैसला ले लिया कि इनके साथ तालमेल नहीं खाएगी। क्यों नहीं खाएगी कि ये नाम तो बाबा साहिब का लेते हैं लेकिन काम ये गांधी जी का करते हैं। अंबेडकरवाद की बात तो करते हैं लेकिन पूरा काम गांधीवाद का करते हैं। जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, इस समय एक मुद्दा पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के लिए बना हुआ है कि जिस तरह से बहन जी ने उत्तराधिकारी के ऊपर एक एक्स पे उन्होंने लिखा है और अपने समधी यानी आकाश आनंद के ससुर को निकाल दिया है, तो बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी माना जाता है कि ये इसमें अनुशासन मेन चीज है। तो उसी मुद्दे पर सवाल समझने के लिए, विश्लेषण करने के लिए आज हमारे साथ सामाजिक चिंतक, एडवोकेट और आर्थिक रूप से जानकार, समाज में अच्छी तरह से कैडर भी लेते हैं, तो सुरेश चंद्रा मास्टर सुरेश चंद्रा सर हैं। इनसे समझूंगा, इनसे जितना भी कठिन से कठिन सवाल है मैं इनसे उम्मीद करूंगा कि ये सब का जवाब देंगे और आसानी से देंगे, घुमा फिरा के नहीं देंगे, और हो सकता है कि इनके ऊपर अनुशासनहीनता का भी नोटिस आ सकता है। मास्टर जी, आपको मैं जो सवाल ले रहा हूं, कहीं आपको ऊपर भी अनुशासनहीनता का नोटिस तो नहीं आया जाएगा? क्योंकि मैं बहुजन समाज पार्टी के जो ऊपर जो बहन जी का ट्वीट आया है उसी पे मैं चर्चा करने चाह रहा हूं कि आकाश आनंद के ससुर सिद्धार्थ आकाश सिद्धार्थ को पार्टी से निकाल दिया गया। उसमें सवाल मैं जानना चाहूंगा, क्या कहेंगे इस पर सर? देखिएगा, सिद्धार्थ साहब ने अगर कोई अनुशासनहीनता की होगी तो माननीय बहन जी ने कार्रवाई की है। और जहां तक मेरे विषय में आपने कही, मेरी जून 1985 में माननीय बहन जी, मान्यवर कांशीराम साहब दोनों से वाकिफकारी हुई है। तब से लेकर के आज तक बहुजन समाज पार्टी में भिन्न भिन्न पदों पर, प्रदेश स्तर के पदों पर, और जो बामसेब का मुझे प्रभारी भी माननीय बहन जी ने बनाया है, तो मेरे पे कभी अनुशासनहीनता का कोई भी इस तरह का आरोप नहीं लगा है। और ना मैं अनुशासनहीनता का कोई ऐसा काम करता हूं कि जिस पर मेरे वरिष्ठ पदाधिकारी और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित माननीय बहन जी कहीं नाराज हों। डॉक्टर साहब से कोई भूल हो गई होगी, वैसे तो वो भी वरिष्ठ हैं, भूल हो गई होगी तो माननीय बहन जी के जो उदारवादी दिल है माननीय बहन जी का, उससे भी कहीं बाहर की बात हो गई होगी, तब माननीय बहन जी ने ऐसा कदम उठाया है उनके विरुद्ध। और फिर जिस दिन डॉक्टर साहब ऐसा मान लेंगे कि हाँ भाई मेरे से कोई गलती हुई है, उसको स्वीकार कर लेंगे। माननीय बहन जी के पास एक तरह का क्षमा याचना जैसा भी स्वभाव चला जाता है। हमारे यहाँ होता है ऐसे, ये पार्टी से निकाले जाते हैं अनुशासनहीनता में, तो वो कहीं ना कहीं माननीय बहन जी तक अपना संदेश भेजते हैं कि हमारे से भूल हो गई है और हम भविष्य में इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे जो पार्टी की गतिविधियों के खिलाफ जाए या माननीय बहन जी के सम्मान के खिलाफ जाए या बहुजन समाज के जो उद्देश्य है, बहुजन समाज पार्टी का जो लक्ष्य है, उसमें कहीं विघ्न पैदा करे। ऐसा व्यवहार मेरे से नहीं होगा तो माननीय बहन जी उनको माफ भी करती हैं। और देख लेना, कुछ दिन की बात है, डॉक्टर साहब फिर अपने पद पर आएंगे, क्योंकि माननीय बहन जी का स्वभाव वो उदारवादी दिल की हैं। उनके यहाँ अगर कठोर रवैया है तो दिल से दरिया दिली भी बहुत है, वो माफ भी करते हैं। मैंने अब तक के व्यवहार में देखा है।
सर जी, जिस तरह से बहन जी ने ट्वीट किया है कि उत्तराधिकारी वही होगा जो तन मन धन से काम करेगा, नात रिश्तेदार महत्वहीन है। अब तय किया जाएगा कि बहन जी की जिस तरह से मानव काशीराम का सेवा किया है, पार्टी का आगे बढ़ाने की कोशिश किया है, अगर उस पद चिन्हों पे चलेगा तो वही उत्तराधिकारी होगा। बहन जी ऐसा ट्वीट किया है। देखिएगा, बहन जी ने ट्वीट किया है, वो एक तरह का बिल्कुल अद्यतन किया है, मतलब अपडेट किया है। ये सिद्धांत तो पहले से है, जनाब काशीराम साहब का भी रहा है और माने बहन जी का भी रहा है कि भाई, और बहुजन समाज पार्टी का जो लक्ष्य है बहुजन की सत्ता हासिल करने का, वो तभी हासिल हो पाएगा जब, जैसे मान्य बहन जी ने अपने को मान्यवर कांशीराम साहब का शिष्या शब्द भी इस्तेमाल किया है कि मैं उनकी शिष्या हूं, तो उन्होंने जो गुरु शिष्य परंपरा का जो परंपरा है उसको भली भांति निभाया है। साहब की जो इंतकाल से पहले की बात रही है, निर्माण से पहले की बात रही है, उन्होंने सेवा की है, हर कहना माना है। उन्हीं के आदेश पर जो पहले पूरे देश को तैयार कर रहे थे, उत्तर प्रदेश उन्होंने भेजा। उत्तर प्रदेश उनकी साहब की जो चाहत के मुताबिक जो उत्तर प्रदेश को तैयार किया और उत्तर प्रदेश को सत्ता तक पहुंचा दिया। तो ऐसे माने बहन जी की इच्छा नहीं है, ये संपूर्ण बहुजन समाज की इच्छा है, बहुजन समाज पार्टी के सभी पदाधिकारियों की इच्छा है कि भाई जो उत्तराधिकारी बने वो वास्तव में दीन ईमान का हो, पवित्र मानसिकता के साथ काम करे और अपने वरिष्ठ, सबसे बड़ी हमारे माननीय नेता हैं जो बहन जी हैं, तो उनके जो कथन है उस पर 100% खरा उतरे। तो ये तो चाहत उनकी ठीक है, उचित है, जायज है और ऐसा होना भी चाहिए। शर्त तो उन्होंने ये जो कंडीशन लगाई है, ये कंडीशन नई नहीं है, मान्य बहन जी ने इसको तो और अद्यतन किया है, अपडेट किया है, इसलिए कि कहीं कोई गफलत में न रह जाए। सर जी, मानवर काशीराम साहब बीएसपी का गठन बड़े दुखी मन से किया था, जब आरपीआई के लोग बाबा साहब की बात तो करते थे लेकिन गांधी जी के चरणों में चले जाते थे, एक सीट के लिए कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ जाते थे। तो वही काम आज बीएसपी भी बहुजन की बात करती है, लेकिन सर्जन का मुंह नहीं जा रहा है। सर देखिएगा, ऐतिहासिक जो सवाल है आपका वो बड़ा उचित है और उसका क्लैरिफिकेशन होना भी चाहिए। वो साहब ने जब बसपा बनाई, वास्तव में जब आरपीआई के नेताओं से साहब परेशान हो गए, साहब ने ये कहा भी आरपीआई के दैट टाइम के जो लीडरान थे, चाहे मौर्य जी हो चाहे और हो, कि भाई मैं आपको समाज से पैसा लाऊंगा, आप इस पार्टी को चलाओ, बाबा साहब की सोच की पार्टी है ये आरपीआई। लेकिन साहब के सामने ही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया लिखने में जितने अक्षर इस्तेमाल होते हैं उतने ग्रुप में वो पार्टी बंट गई। तो साहब का भी मन दुखी रहा और फिर उन्होंने ये फैसला ले लिया कि इनके साथ तालमेल नहीं खाएगी। क्यों नहीं खाएगी कि ये नाम तो बाबा साहिब का लेते हैं लेकिन काम ये गांधी जी का करते हैं, अंबेडकरवाद की बात तो करते हैं लेकिन पूरा काम गांधीवाद का करते हैं। क्योंकि जब पहला चुनाव हुआ तो इन्होंने आरपीआई के लोगों ने कह दिया, नेताओं ने, जब ये साहब ने भी बात कही कि भाई अपने बलबूते पे चलो, तो उन लोगों ने कहा कि ये तो हो सकता नहीं, कि मतलब ये तो हो नहीं सकता। लेकिन मानवर कांशीराम साहब ने उसे सिद्ध करके दिखा दिया। जो आरपीआई एक सीट के लिए समझौता करती है कांग्रेस से, तत्कालीन कांग्रेस के नेताओं से, और कांग्रेस के ही पैटर्न पर चुनाव लड़ा है, तो वो मकसद पूरा नहीं कर पाई बहुजन समाज का। और जहां तक आपने बहुजन समाज पार्टी की बात कही, मान्य बहन जी की बात कही कि भी वो सर्वजन का मोह जान ही रहा है, बहुजन की बात करनी चाहिए। तो देखिएगा, आप एक बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, मैं बहुत सारे चैनल्स पर जाता हूं, मेरे से डिबेट होती हैं, मैं उनसे भी परे आपको समझ रहा हूं और जान रहा हूं कि देखिएगा,
आप इस बात को भलीभांति जानते होंगे कि वर्ग विशेष और वर्ग विशेष में भी जाति विशेष से सरकार नहीं बन सकती है। जब शब्द हमारा बहुजन समाज है और बहुजन समाज पार्टी बनी और बहुजन समाज पार्टी की जब सत्ता आ गई, तो जब माननीय बहन जी, जैसा मैंने कहा, उदारवादी हैं, जब उन्होंने ऐसा महसूस किया कि भाई वो जो 15% लोग रह गए, मान्यवर कांशीराम साहब की आइडियोलॉजी के हिसाब से, मान्य बहन जी की सोच के मुताबिक 15 और 85 वाला, तो जो 15% लोग रह गए उनमें ब्राह्मणों में भी बहुत सारे ऐसे दुखी ब्राह्मण हैं जिनको रोटी नहीं मिल पाती है मान सम्मान के साथ। तो फिर उनका हित कौन साधेगा? तो उनके हित के लिए मान्य बहन जी आगे आई, जो मूंछों पे ताव दे करके कहीं अपहरण और उनके लिए बदनाम कर दिया गया, जिससे ठाकुर बिरादरी को, क्षत्रिय बिरादरी को। तो उनमें भी बहुत सारे क्षत्रिय ऐसे हैं जो लेबर चौक पर खड़े देखे पाए गए हैं। ब्राह्मण जो है भीख मांगता हुआ देखा गया रेड लाइट पर। तो ऐसे ब्राह्मण और ऐसे क्षत्रिय का भला कौन करेगा? तो उसके लिए माने बहन जी ने पहल की, और जो बनिया है, जो साहब के कहने के मुताबिक कि भाई 18% परिवारों के पास 82% परिवारों का पैसा है, और आज तो उसकी 18% की भी मात्रा कम हो गई है। अब तो लिमिटेड लोगों के पास पूरा खजाना चला गया इंडिया का, जो बहुजन का पैसा है, गरीब सर्जन का पैसा है। तो वो सारी चीज जो बनिया है, आज वो आदमी कहीं कहीं होटल पर झूठे बर्तन धोते हुए देखा गया है। तो ऐसे जो असहाय लोग हैं, जो सक्षम नहीं है, तो उन पर जाति का ठप्पा यदि उनका लगा है 15% वालों का, तो वो उस दोष में हमको शामिल नहीं करना चाहिए। उनके कल्याण की भी बात हमको करनी चाहिए, और मान्य बहन जी ने अपनी सरकार में वो किया है। तो जो पर्टिकुलर एक कौम से कोई सरकार नहीं चलेगी, सबके वोट की जरूरत है, सबके सहयोग की जरूरत है, सबकी दुआएं बसपा के लिए मिलती हैं। तो वहां ये कहना आपका कि भाई सर्वजन से मोह टूटा नहीं है, तो सर्वजन से मोह कैसे टूटेगा? मेरे तथागत ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात कही, और यदि हमने ये बात भी सोच ली कि सर्वजन का सुख हो, सर्वजन का हित हो, तो कोई गलत तो नहीं है। सर जी, बहुजन समाज पार्टी कंफ्यूज है, बहुजन की बात करे या सर्जन की बात करे। अगर आप ऐसे कंफ्यूज है तो समाज भी तो कंफ्यूज है। आप मायावती जी के सर्जन की बात करें या मोदी जी के सर्जन की बात करें? देखिएगा, मैं इस बात से कुछ सहमत हो सकता हूं कि आज जो मोदी जी का सर्वजन का सिद्धांत नहीं है, सबका साथ सबका विकास, उनका ना 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 ना, कैसा विकास और कैसा साथ? मोदी जी का धर्म के आधार पर वर्गीकरण का सिद्धांत है, जो अंधविश्वास और पाखंड में रम करके, अंधविश्वास और पाखंड के रास्ते पर चल करके, जो बहुजन समाज के ही जो अनपढ़ हैं, अज्ञानी लोग हैं, अशिक्षित हैं, जिनको कोई मान मर्यादा का कोई पता ही नहीं है, ऐसे लोग मोदी जी के इस सिद्धांत से सहमत होकर के आज उधर ऐसे लग गए हैं। तो और उनको ये बात बिल्कुल आपका जायज है, जो मैंने कहा कि मैं आपकी बात से उस तरीके से सहमत हूं कि वो माने बहन जी के सर्जन वाले सिद्धांत से लगाव रखें, अथवा मोदी जी के सर्जन। तो मोदी जी का सर्जन वाला सिद्धांत नहीं है, मोदी जी का न बहुजन वाला सिद्धांत है, मोदी जी का तो हिंदू मुसलमान वाला सिद्धांत है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान वाला सिद्धांत आप है। कह रहे हो कि बहन जी जो सवर्ण में गरीब है, मजलूम है, उनको भी वो चाहती हैं, लेकिन मोदी जी क्या सबका वोट वो नहीं चाहते? वो भी तो चाहते, लेकिन मुसलमानों को टिकट नहीं देते कि हमको वोट नहीं चाहिए। तो आप बहन जी जो मानव काशीराम बहुजन की बात आइडियोलॉजी लेके चला था, बहुजन तो एक जात नहीं होती, 85% की बात होती है। हाँ, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं, लेकिन समस्या यहां पर यह है कि आज सिद्धांतों की राजनीति नहीं रह गई है। आज जितना बड़ा झूठा, जितना बड़ा पाखंडी, जितना बड़ा और मेरे शब्द निकला जा रहा है अधर्मी, ये धर्म थोड़ी ना है कि लोगों को भिड़ा दो, लड़ा दो, काट मार करवा दो। तो आज सिद्धांतों की राजनीति नहीं रह गई है, आज नियत की राजनीति रह गई है, नीति की नहीं।
नियत की राजनीति है। और उनकी नियत जो है वो सवर्ण और अवर्ण में झगड़ा फसाद करा करके और पूरे समाज को बांट करके, जो इस देश में एक वो कहा जाता है कि अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी लागू किया था, मैं उससे भी सहमत नहीं हूं। इधर देश में तो ये कास्टिज्म का बेस बना करके, जाति पाति का बेस बना करके, धर्म का बेस बना करके, उस आधार पर चल करके समाज को बांट देना, ये तो इन्हीं का सिद्धांत है। और ये मैं कह भी चुका हूं एक कॉमर्शियल चैनल पर कि वर्गीकरण ही सबसे आसान और सस्ता रास्ता है, माध्यम है बहुजनों पर शासन करने का, लोभ लालच दे करके बहुजनों को अपनी तरफ खींचने का। तो वो सिद्धांतहीन राजनीति है, सिद्धांतों की राजनीति नहीं है। आप कल्याण करिएगा, सरकार आपकी बन के कल्याण करिएगा। और जो अरे साहब, अब तक जो अगर मान लीजिए बसपा की इधर ये स्थिति बनी होती चुनाव में जीत की, तो अब तक हमारी रेल बना दी होती कि जो मतलब कहाँ गया मुख्यमंत्री, कब बनेगा मुख्यमंत्री, कब लेगी सरकार। अरे बीजेपी सबको, सब लोग ये कहते हैं ना बहुत बड़ी पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी है, आज उनमें भी कलेश चल रहा है ना दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने का। क्यों चल रहा है? अब वहां इसका मतलब वहां पर अनुशासन नहीं है। मास्टर जी आप घुमाइए मत, पॉइंट पर रहिए। क्या बहन जी सोकर जाती हैं? क्या आप ट्वीट पर लिख रही हैं कि मानव काशीराम द्वारा सब कुछ त्याग कर स्थापित की गई पार्टी व मूवमेंट जिसमें स्वार्थ रिश्तेदार नाते महत्वहीन है, अर्थात बहन जी हित बहुजन हित सर्वोपरि है, फिर भाई भतीजा ये सब क्या है? देखिएगा, आपका प्रश्न एक अतिशोक्ति भरा हुआ है। मानवर कांशीराम साहब का सिद्धांत और माने बहन जी का सिद्धांत और मेरे जैसे कार्यकर्ता का भी सिद्धांत यही है कि हम समाज का भला बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए सिद्धांतों के आधार पर, जो सिद्धांत उन्होंने संविधान में लिखित में दे दिए, उसके आधार पर सरकार बना करके हम उसको पूरा करें। मानवर कांशीराम साहब ने भी बाबा साहेब को खूब अच्छी तरीके से पढ़ लिया और उसी आधार पर उन्होंने सरकार बनाने का जो एक बाबा साहेब से भी विचित्र काम कर दिया कि बाबा साहेब मौत ले गई उनको, नहीं तो वो भी सरकार बना देते अपने जीते जी। लेकिन मानवर कांशीराम साहब अपने जीते जी सरकार बना करके आपको दे गए, सरकार चली। लेकिन जो अभी आपने कहा भी, जो आकाश आनंद हैं या जो अभी आप नाम ले रहे हैं दूसरा, आकाश जी के छोटे भाई, हाँ निशांत। हाँ। मान लीजिए आकाश जी हैं और निशांत जी हैं, बड़ा मतलब क्लैरिफाई कर रहा हूं मैं, और बहुजन समाज भी इस बात को समझे। बहुजन समाज पार्टी के जो कहीं विचलित होने वाले लोग हों वो अपनी मानसिकता को केंद्रित करके सुने मेरी बात को, कि निशांत जी का और आकाश जी का भी एक मानवीय अधिकार है कि वो राजनीति करें। अब राजनीति करने की जब उनकी विचार बन गया, उनकी विचारधारा में ये बात आ गई कि भी हम भी राजनीति करने के लायक हैं, तो उनको वो तो धन्यवाद के पात्र हैं कि उनको बहुजन समाज पार्टी की नीतियां पसंद आई हैं, माने बहन जी की टेक्नोलॉजी पसंद आई है, मानवर कांशीराम साहब की। तो आपको रोक रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये टॉपिक से आप थोड़ा मुझे सवाल को उत्तर नहीं मिल पा रहा। नहीं, मेरा ये सवाल ये है नहीं, कि आप बहन जी वो भाई भतीजा बात की कंसेप्ट में नहीं ले जा सकते क्योंकि उनका मानवीय अधिकार है, वो भी तो राजनीति। फिर भी आप नहीं बख्शते। जितने भी मीडिया वाले लोग हो, चाहे वो कॉमर्शियल मीडिया वाले लोग हैं, सोशल मीडिया वाले लोग हैं, या इंटरनेट से वास्ता रखने वाले लोग हैं, आकाश आनंद क्या है? भाई भतीजा नहीं है, रिश्तेदार नहीं है ये? नहीं, अरे बाबा, वो उनका अधिकार नहीं है कि मानवीय अधिकार नहीं है कि वो भी चुनाव लड़ें, वो भी जो मतलब पार्टी को चलाएं, पार्टी में कार्यकर्ता की हैसियत से काम करें। हाँ, एक बात से मैं सहमत हूं कि आकाश जी को अथवा निशांत जी को अभी बहुत बहुत मेहनत करने की जरूरत है। और उनके शब्दों में जो वो बोलते होंगे मेरी मान्य बहन जी के लिए बुआ बोलते होंगे, तो उन बुआ जी की कड़ी मेहनत और कड़ा त्याग जो उन्होंने अपनी जिंदगी में किया है, उस पर पूरा दृश्य रखते हुए पूरी मानसिकता बना करके सोचें कि मान्य बहन जी ने, और जो उनके शब्दों में बुआ हो गई, वैसे तो बुआ और भतीजे का रिश्ता वो मानती नहीं है, बहन जी मानती नहीं है। लेकिन आप लोग कह रहे हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं तो पारिवारिक नातेदारी है, लेकिन पारिवारिक नातेदारी, पारिवारिक रिश्ता एक अलग चीज है। लेकिन पार्टी में काम करना, वर्कर की हैसियत से काम करना, वो एक अलग सोच है। तो उनका मानवीय अधिकार है, नहीं तो आप फिर नहीं बोलने दोगे।
कॉमर्शियल मीडिया वाले नहीं बोलने देंगे। मैं क्लियर कर देता हूँ एक सेकंड में कि अगर मान लीजिए वो दोनों मेरे लिए तो बच्चे के समान है, अगर वो दोनों बच्चे जाकर के वो बीजेपी और कांग्रेस और आरजेडी जेडी मुस्लिम लीग औरों के पास चले जाएं, फिर आप नहीं बोलने दोगे। देखो देखो माननीय बहन जी का नाम लेकर के कि वो अपने भतीजे को तो रोक नहीं पाए, वो समाज को क्या इकट्ठा करेंगे। इसलिए वो परिवारवाद की जो परिभाषा है उसमें नहीं आते। परिवारवाद की परिभाषा में अगर आप जाएंगे तो राजनाथ सिंह जी को देखिएगा और लोगों को देखिएगा, जो मुलायम ये जो रहे ये उत्तर प्रदेश के चीफ मुलायम मिनिस्टर सिंह, हैं अखिलेश यादव, मुलायम सिंह परिवार रहा, वो देखेंगे ना परिवारवाद कि भाई बेटे की बहू भी सांसद बनेगी, बेटा भी सांसद बनेगा। और एक और हैं जो इनसे पहले वो रहे हैं, जो बीजेपी के रहे हैं, कल्याण सिंह के परिवार में जाएगा। और बहुत सारे लोग हैं, असीमित लोग हैं। ये जो हिमाचल वाले हैं, अनुराग ठाकुर हैं, उनके फादर क्या नहीं रहे हैं, या कांग्रेस में बहुत सारे लोग रहे हैं, लेकिन ऐसा रिश्ता तो नहीं निभ रहा है यहाँ पर। मास्टर जी आपके ऊपर भी अनुशासन का डंडा आपको पड़ जाएगा, आप मीडिया में आना बंद कर दोगे, क्योंकि आप जो सवाल का जवाब दे रहे हो कहीं आपके ऊपर भी डंडा पड़ जाएगा, क्या करेंगे आप? नहीं नहीं, ऐसा देखिएगा, मैं जो बात कर रहा हूँ बिल्कुल जो एक पैमाना होता है डिबेट का या क्वेश्चनरी का और आंसरिंग का, जो एक पैमाना होता है उसी पैमाने के तहत रह करके मैं बात कर रहा हूँ। मेरा एक भी अल्फाज ऐसा नहीं होगा कि उस पैमाने से कहीं बाहर जाए और माने बहन जी मेरे ऊपर कोई इस तरह की कार्रवाई करें। तो अनुशासनहीनता की परिभाषा क्या है सर? हाँ, अनुशासनहीनता की परिभाषा यह है कि जो मेरा नेता है, मेरी नेता आज माने बहन जी है, माने बहन जी ने कहा भाई मास्टर जी आप जो है हिमाचल देखोगे। अब माने बहन जी का वैसे तो मैंने मान लिया कहना और मैं हिमाचल चला गया, लेकिन मैंने वहां काम नहीं किया। मैंने जिला अध्यक्षों को बुला करके होटल में ही मीटिंग कर ली और माने बहन जी को मैंने आकर के कह दिया बहन जी वहां सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है। तो ये अनुशासनहीनता है। माने बहन जी को जैसे ही पता चल जाएगा कि इस आदमी ने तो ऐसे काम किया है, और माने बहन जी का जो खुफिया तंत्र है ना वो बहुत मजबूत है। माने बहन जी के पास सारे की सूचना होती है, सभी पदाधिकारियों की सूचना होती है, एक के ऊपर एक लगा रखा है माने बहन जी ने कि गुमराह न कर जाएं, और माने बहन जी गुमराह होती भी नहीं है। तो वो जो है माने बहन जी का आदेश न मानना, पार्टी के जो सिद्धांत हैं उनको न मानना, उनके विरुद्ध काम करना, कार्यकर्ताओं के साथ में मधुर व्यवहार न करना, और जो दूसरे वर्ग के लोग हैं उनको जोड़ने की प्रक्रिया न सीखना, न उसको मानना, न उस पर चलना, ये अनुशासनहीनता की परिभाषा में आते हैं। और मैंने कभी कहीं जा करके, वैसे तो माने बहन जी का कोई इशारा मेरे पास ऐसा नहीं है कि भाई आप पार्टी के कोई प्रवक्ता हो या वो हो, तो जो उस हैसियत से मेरे पास मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। और फिर इतने के बावजूद भी माने बहन जी ने अगर कोई आदेश पारित कर दिया तो हिंदूवाद के मुताबिक मेरे तो अहो भाग्य कि कम से कम माने बहन जी की निगाह में चला गया। अब तक तो मैं माने बहन जी की निगाह में भी नहीं हूँ, तो मैं तो साधन कार्य करता हूँ। सर जी जिस तरह से बहन जी ने आकाश आनंद के ससुर को पार्टी से निकाल दिया, क्या इसका मतलब निकलता है आज निकाला है कल वापस ले लेगी? देखिएगा एक एक सतत प्रक्रिया है ये। मैंने पहले भी डायलॉग में अपने में जिक्र किया है कि माने बहन जी बहुत उदारवादी हैं। अगर वो सख्त कार्रवाई करती हैं तो उतना ही वे उसको प्यार मोहब्बत के साथ, मतलब पूर्णतः सम्मान देते हुए, और अगर किसी का कोई माफीनामा होता है, कुछ होता है, माफीनामा शब्द भी अगर कठोर है तो मान लिए माने बहन जी के सिद्धांतों में विश्वास यकीन वो प्रदर्शित करते हैं, कोई भी है, डॉक्टर साहब की छोड़ दीजिएगा, कोई भी है, तो माने बहन जी ये एक सतत प्रक्रिया है कि कोई पार्टी से अगर कोई गलत काम करता है हमारा पदाधिकारी तो हम उसको बाहर भी करेंगे, माने बहन जी करती हैं। और फिर जब वो सुधर जाता है तो सुधार के लिए क्या प्राकृतिक व्यवस्था में गुंजाइश नहीं होती। तो माने बहन जी भी तो एक प्राकृतिक हमारी साक्षात देवी हैं, तो उनके पास भी तो सर जी जिस तरह से बहन जी कह रही हैं कि जिस तरह से पार्टी का जनाधार कैडर के माध्यम से जमीनी स्तर पे काम करना है, तो उस कैडर को बंद किसने किया सर? देखिएगा ये सवाल आपका बड़ा कठोर है लेकिन मूल्यवान है। मैंने 2013-14 में, जब 13 में मैं पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर हुआ, तो प्रदेश कार्यालय जो हमारा चाइना
चना मार्केट में था, करोलबाग मेट्रो स्टेशन के बराबर में। वो सवाल तो आपको बहुत छोटा है, जवाब बड़ा इसका थोड़ा विस्तृत बनता है। तो मीटिंग थी प्रदेश कार्यालय पर, तो मेरे से हमारे जो प्रभारी थे दैट टाइम यहाँ पर, उन्होंने कहा कि मास्टर जी आप अपनी बात रखिएगा। मैंने कहा जनाब छोड़ो ना, आप लोग बोलिएगा, कोई बात नहीं। क्या नहीं आप अपनी बात रखिएगा। तब मैंने, जब मुझे बार बार कहा गया, जो मेरे प्रभारी थे दैट टाइम, नाम भी अगर मैं लूं तो तोमर साहब दैट टाइम थे यहाँ पर, उन्होंने कहा नहीं आप अपनी बात रखिएगा। सीपी सिंह जी भी थे और भी साथी लोग थे। तो जब मैंने बात रखी तो मैंने बात यही रखी थी कि हे मेरे प्रभारी लोगों, अगर मेरी बात समझ में आ जाती हो तो माननीय बहन जी के पास तक मेरी बात को पहुंचाएं। और वो मेरी बात यह है कि पहले हम लोग अपने संत महापुरुषों के संघर्ष को समाज में जाकर के सुनाते थे और वो समाज, बहुजन समाज, उससे प्रभावित होता था। प्रभावित होकर के एक भाईचारा बनता था। वही भाईचारा आगे चल करके उसी सतत प्रक्रिया में एक इकट्ठ पैदा होता था और वही इकट्ठ चुनाव के दौरान आकर के एक लामबंद तरीके से इकट्ठ में आकर के वोट प्रक्रिया को पूरा कराते थे और बहुजन समाज पार्टी को वोट कास्ट करवाते थे। उसी के रिजल्टेंट दिल्ली में 14.85 के आसपास, 89 के आसपास हमारा वोट परसेंटेज भी रहा है। हमारे पास 2 एमएलए भी रहे, हमारे पास 17 पार्षद भी रहे और शुरुआत तो हमारी एक पार्षद से हो गई थी, गोकुलपुरी से। तो मैंने ये बात उस दौरान रखी। मुझे पूरी संभावना ऐसी नजर आ रही है कि वो बात शायद उधर तक पहुंच गई और नहीं भी पहुंची हो तो माने बहन जी ने तो फैसला लिया कि जब दिल्ली में केजरीवाल की सरकार पहले वाली बनी, उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ जब धरना प्रदर्शन वोट क्लब पर किया और माने बहन जी के साथ में उस दौरान हमारी मीटिंग तय हुई। तो मीटिंग में जब मैंने अपनी ये बात रखी तो उन्होंने कहा, मैंने वो बात कही कि भाई चुनावी वायदे पूरे करो वरना कुर्सी खाली करो। माने बहन जी आपने, साहब ने वोट क्लब पर किया, हमने अपने क्षेत्र की कॉलोनियों के मुख्य मार्गों पर किया। तो माने बहन जी ने कहा भैया उसमें रिजल्ट नहीं निकलेगा। मैंने कहा ठीक है बहन जी, कोई बात नहीं बहन जी, ये तो आप ज्यादा जानते हैं हमसे। तो उसके बाद फिर चुनाव हुआ 15 में। 15 के चुनाव के बाद मेरी शिकायत भी की माने बहन जी के साथ। लोग थे उस दौरान दैट टाइम यहाँ पर प्रभारी, जो आज सपा में है। अपना तो दीन ईमान था नहीं उनके पास, लेकिन आलोचना की कि मास्टर सुरेश तो गाली देकर के बोलते हैं। तो माने बहन जी ने कहा कि भाई उनको पद से हटा दो, पार्टी से निकाल दो। तो मेरे पास कोई पद नहीं था, लेकिन मैं उस मीटिंग में बैठा था। माने बहन जी ने हाथ से ऐसे इशारा करके भैया तुम खड़े हो, तो मैं खड़ा हुआ। जी बहन जी, कि तो भैया आप लोग बामसेब पे रहे हो, आपका काम देखा है, आप हमारे पुराने साथी हैं और आप बामसेब को दिल्ली में खड़ी करो। तो इसका मतलब हुआ कि कहीं बामसेब पड़ी है। तो मैंने कहा बहन जी आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और उसके बाद मेरे जो 4 प्रभारी थे पूर्णतः मान सम्मान दिया। और जनाब आप सुन रहे हैं और आपके माध्यम से लोग भी सुन रहे हैं, मेरा नारा भी गया कि बामसेब की वो है पहचान जो दे बसपा को सम्मान। तो माननीय बहन जी समय समय पर इस तरह के फैसले लेती हैं और उन फैसलों को बदलती भी हैं आवश्यकता के अनुसार। तो उसमें कहीं ना तो डॉक्टर साहब को बुरा मानना चाहिए और ना हमारे जो और प्रभारी जो उनके साथ तन्मयता के साथ लगे हों। अरे भाई डॉक्टर साहब ने तो अभी लोकसभा के चुनाव में मेरे से कहा है, मैंने भी फार्म भरा था ना नॉमिनेशन के टाइम पर, कि भी आपसे ज्यादा विश्वास पात्र और सच्चा कार्यकर्ता मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आप अपने कागज तैयार करो। 3 मई को, 4 मई का सैटरडे, 5 मई का संडे और 6 मई लास्ट डेट फॉर द नॉमिनेशन थी। और मैंने डॉक्टर साहब का कहना माना और मैंने नॉमिनेशन फाइल किया उनके कहने के मुताबिक। मेरा भी सफल हुआ और जो हमारी कैंडिडेट थी उनका भी सफल हुआ। तो देखिएगा ये एक इतने बड़ा बसपा है। आज अगर मैं कह दूं तो बीजेपी भले ही सत्ता में हो, लेकिन अगर इस देश में कोई दूसरा दल है तो वो बसपा है, बहुजन समाज पार्टी है। जो बीजेपी का हम लोग विकल्प तो बहुत छोटा शब्द है, हम ही उनको परास्त करेंगे। और 2027 में मान्यवर जी, मास्टर जी आपको थोड़ा काट रहा हूँ जी, कि मैं देखता हूँ कि जिस तरह से
कैडराइट पार्टी अगर कोई है तो बहुजन समाज पार्टी या तो बीजेपी है, इसके अलावा कोई कैडराइट पार्टी हमारे हाँ, नजर में तो नहीं है, नहीं नहीं है, नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिएगा, इस देश में दो ही दल हैं, एक बसपा और एक भाजपा। भाजपा है जे ब्राह्मणिकल सिस्टम, ब्राह्मणिज्म, और बसपा है जे अम्बेडकरिज्म। बसपा के पास अम्बेडकरवाद है, और चूंकि बाबा साहब का बहुजन समाज पर और 50% सर्व समाज पर, जो महिलाएं बहन बेटियां हैं सर्व समाज की, उनको तो बाबा साहब के संविधान से लाभ मिला है। तो 7.5 वो और 85 ये, 92% हो गए। ठीक है मास्टर जी, नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि वीडियो मेरा बड़ा हो रहा है तो मैं चाहूंगा कि अगले वीडियो में हम बाकी सवाल ले लेंगे। तो आप देख रहे थे किस तरह से हमारा डॉक्टर एडवोकेट सुरेश चंद्र जी से तो नोकझोंक भी हुआ। तो आप हमारी बातचीत कैसा लगा प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। मैं इनसे जितना भी कठिन से कठिन सवाल था मैं पूछने की कोशिश किया, और कोई भी सवाल रह गया तो आप कमेंट में लिखिए, अगले वीडियो में इसका अगला सवाल ले लूंगा। कि मैं इनसे उम्मीद करूंगा कि ये जितना भी सवाल मेरे समाज का है वो देने की कोशिश करेंगे। कैसी बातचीत लगी प्रतिक्रिया में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को जो आप लोग नए यूट्यूब देख रहे हैं यूबर, उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बड़ी उम्मीद है। मैं मेवालाल, बहुजन समय, दिल्ली। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मेरी मंगल कामना कि आपका ये जो बहुजन समय चैनल है वो खुशहाली के रास्ते पर और आगे बढ़े, और वो जो विरोधी खेमा बोलता है सबका साथ सबका विकास, तो आपको और आपके चैनल को बहुजन समाज और सर्व समाज के लोगों का साथ मिले, और उसी साथ के आधार पर आपका चैनल का और आप लोगों के परिवार नाते रिश्तेदार सबका विकास हो। इस मंगल कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।